आ पाया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसको बाद में 319 के तहत आरोपी के तौर पर शामिल कर ले रही थी। कुछ और प्रावधान है, जब हम ट्रायल देखेंगे तो इन सारे प्रावधानों का काम आपको पड़ेगा, और जब आप परीक्षा दें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रावधान बहुत उपयोगी। ये 300 से लेके धारा 328 तक के जो प्रावधान है आपके, 328 तक के जितने, 327 तक के जितने प्रावधान आपको मिलेंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण। तो उसमें कुछ आज उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं धारा 313। 313 क्या होता है कि हमने एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो चूंकि हमने अनुच्छेद 20(3) ध्यान करें कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20(3) ये कहता है। तो हम आरोपी को तो कहीं साक्ष्य देने के लिए बाध्य कर नहीं सकते हैं। अब आरोपी जब डायस विटनेस बॉक्स में आएगा नहीं, तो आरोपी की बातों को कोर्ट तक कैसे लाया जाएगा? प्रोसिक्यूशन तो अपने विटनेस लाएगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस के माध्यम से अपनी बात कह देगा। अब आरोपी को कोई बात कहनी है तो आरोपी अपनी बात कोर्ट तक कैसे पहुंचा पाएगा? तो उसकी व्यवस्था करती है 313 कि यहां पर सिर्फ देखिए, ना तो वकील साहब रहेंगे और ना विटनेस रहेंगे। आरोपी सीधा बात करेगा जज से, आरोपी सीधा न्यायालय से बात करेगा 313 के तहत, और न्यायालय आरोपी से चीजों को समझेगा। जो उसके खिलाफ एविडेंस आई आरोपी के खिलाफ, न्यायालय एक एक एविडेंस आरोपी के समक्ष रखेगा और उससे पूछेगा कि इस पर तुमको क्या कहना। तो यहां पर डायलॉग्स होते हैं किसके किसके बीच? कोर्ट के बीच और सीधे आरोपी के बीच पर्सनली डायलॉग होते हैं, वकील के माध्यम से नहीं। पर्सनली कोर्ट आरोपी से डायलॉग करता है 313 में। तो ये समझ लीजिएगा क्यों 313 है और किसके किसके बीच बात हो रही है, तो आपको बहुत सी चीजें 313 की समझ में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं धारा पर कि किस स्तर की बात हो रही है। तो जांच और विचारण में किस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा? उद्देश्य हमने अभी आपसे चर्चा की कि कोर्ट समझना चाहता है चीजें। आरोपी के विरुद्ध जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लाया है, कोर्ट उसका एक्सप्लेनेशन चाहता है आरोपी से। और कैसा एक्सप्लेनेशन चाहता है? कि पर्सनली तुम एक्सप्लेन करो। तो ये उद्देश्य के बारे में प्रश्न आता है, जो प्री एग्जाम आते हैं आपके, तो उसमें 313 का उद्देश्य क्या है, इसको लेके प्रश्न आते हैं। तो 313 का उद्देश्य बेरट के हिसाब से क्या है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कराना। आरोपी से उसके विरुद्ध जो साक्ष्य आया है, उन साक्ष्य से जो परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य आया, प्रोसिक्यूशन ने साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य में जो परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण आरोपी से कराना है। ठीक, तो 313 इसी की बात करता है। उद्देश्य पूछा जाता है कि 313 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि आरोपी के विरुद्ध जो साक्ष्य आया है, उस साक्ष्य में जो परिस्थितियां कोर्ट के सामने आई हैं, उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कोर्ट किससे कराना चाहता है? आरोपी से कराना चाहता है। यही उद्देश्य 313 का। तो इसी को, ठीक इसी लाइन को पूछा जाता है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण। और शब्द इसमें ध्यान रखिएगा, पर्सनली शब्द लिखा हुआ है। स्पष्टीकरण वकील के माध्यम से नहीं, स्पष्टीकरण विटनेस के माध्यम से नहीं, स्पष्टीकरण पर्सनली करना है, आरोपी खुद स्पष्टीकरण देगा। तो ये उद्देश्य है। तो इसमें दो तरह से 313 के तहत स्पष्टीकरण कोर्ट ले सकता है। एक कहता है, जो इसका खंड का है, वो कहता है किसी भी प्रकरण पर अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कोर्ट कर सकता है जो कोर्ट आवश्यक समझे। एक ये कोर्ट का डिस्कशन है। जो 313 का खंड का कहता है, वो कोर्ट का विवेक है। कहता है कि किसी भी प्रकरण पर कोर्ट आरोपी से किसी भी तरह के प्रश्न कर सकता है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि कोर्ट आरोपी को चेतावनी दे। मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, उस समय भी कोर्ट पर्सनली डायलॉग कर सकता है, आरोपी से कर सकता है, करेगा नहीं। कोर्ट के डिस्कशन पर कोर्ट को जरूरत लगेगा तो वो डायलॉग कर सकता है किसी भी स्टेज पर। खंड का कहता है कि पहले से चेतावनी देना भी आरोपी को जरूरी नहीं है और कोर्ट कर सकता, कोई बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के लिए। अब आ जाते हैं खंड बी में। खंड बी कहता है, देखिए खंड का में लिख लीजिएगा, में शब्द लिखा हुआ है, उसी के आगे लिख ले में, कर सकता है। और जो खंड खा लिखा हुआ है, यहां पर कोर्ट की ड्यूटी है, और इतनी गंभीर ड्यूटी है कि यदि इस ड्यूटी को कोर्ट ने पालन नहीं किया है तो पूरा ट्रायल विसिएट हो सकता है। खंड खा में जो ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी क्या है कि स्टेज कौन सा बताता है? ऊपर खंड का में स्टेज बताता है किसी भी प्रकरण पर, मतलब किसी भी प्रकरण पर कोई
स्टेज नहीं बता रहा खंड का, और कोर्ट के ऊपर ड्यूटी भी नहीं लगा रहा है कि आप करिए ही करिए, आपको ठीक लगे तो आप करें। लेकिन जो खंड बी वाला क्लाज है वो बताता है कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेस समाप्त हो गए, अभियोजन का साक्ष्य हो गया और अभियुक्त का साक्ष्य लिए जाने की अभी अभियुक्त से अपेक्षा की जानी, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस जैसे ही खत्म हुआ और अभियुक्त से अभी हमने उसके साक्ष्य लेने के लिए अपेक्षा नहीं की, तो इस बीच में जैसे ही प्रोसिक्यूशन का विटनेस साक्ष्य खत्म होता है और अभियुक्त का साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इन जनरल प्रश्न करेगा, कोर्ट इन जनरल आरोपी से प्रश्न करेगा शैल शब्द लिखा हुआ है। तो खंड का और खा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोनों को, तो हम खंड का में क्या है कि स्टेज नहीं बताता है, कहता है किसी भी स्टेज पर आप कर सकते हैं और किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं, पर पूछ सकते हैं में शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन जो खंड बी है उसमें कहता है कि शैल शब्द आपको ऐसा करना ही करना पड़ेगा, और स्टेज भी बताता है कौन सा कि प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य समाप्त हो गई है और अभियुक्त से अभी आपने अपेक्षा नहीं की है कि आप अपनी साक्ष्य लाओ। तो इन दोनों के बीच की स्टेज है 313, और यहां पर कोर्ट को प्रश्न करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है प्रश्न? क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस लाए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, उन डॉक्यूमेंट या विटनेस से अभियुक्त के विरुद्ध कुछ इन्फरेंस ड्रा हो रहा है। तो अभियुक्त से उन सारे प्रश्नों के बारे में, उन सारी परिस्थितियों के बारे में प्रश्नोत्तर में बात की जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, आरोपी उसका उत्तर देगा। फिर आ जाए, हमने ध्यान रखिएगा कि पर्सनली हमको डायलॉग करनी, कोर्ट को यहां पर पर्सनली बात करनी है आरोपी से। जब पर्सनली बात करनी है तो यदि उसको हमने 205 के तहत या 317 के तहत छूट दी हुई थी कोर्ट आने जाने की, तो उसको 313 की स्टेज पर कोर्ट आना पड़ेगा। वो छूट 317 वाली यहां पर टूट जाएगी, क्योंकि कोर्ट को पर्सनली बात करनी है, अधिवक्ता के माध्यम से नहीं कर रही। और हमने आपको छूट क्यों दी थी? क्योंकि अधिवक्ता के माध्यम से अभी तक आप अपीयर हो रहे थे, पर यहां पर अब पर्सनली डायलॉग करने हैं, तो वो जो 317 की या 205 की छूट थी वो खत्म हो जाती है। यहां पर आपको कोर्ट के सामने आना ही आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। पर उसी का एक प्रोविजो बता देता है कि हमने देखा था 205 के मामले थे, जो छोटे मामले थे, तो वहां पर हमने जब पहली बार समन जारी किया था एक्यूज्ड की अपीयरेंस के लिए, तो उसी समय उसको ऑप्शन दे दिया था कि यदि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आना चाहते हैं तो आ जाएं। छोटे मामले थे, समन मामले थे और फ्रिवलेंट नेचर के मामले थे, तो वहां हमने एक्यूज्ड को ऑप्शन दे दिया था कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आ जाइए। तो कहता है कि समन मामलों में जहां सामान्य नियम क्या है कि एक्यूज्ड को आना ही आना पड़ेगा, 313 के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के सामने आना ही आना पड़ेगा। और उसका एक अपवाद कह सकते हैं, प्रोविजो बताता है कि समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे रखी थी, तो न्यायालय यहां पर उसको खंड खा के अधीन जो मैंडेटरी एग्जामिनेशन था उससे भी छूट दे सकता है, जहां पर ऑलरेडी कोर्ट ने छूट दे रखी थी। और मामला कौन सा था? समन मामला था। तो यहां पर हमने भी पढ़ा कि एक्यूज्ड को आना ही आना पड़ेगा, कोर्ट को परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी। तो उसका अपवाद है कि यदि समन मामला है और उसके समन मामला के साथ साथ कोर्ट ने उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट भी दे रखी थी, तब यहां पर 313 के खंड बी की परीक्षा यदि ना भी होगी तो काम चल जाएगा। अपवाद है। सामान्य नियम क्या है कि परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी, उसी का अपवाद है। यह अपवाद कब लागू होता है? जब समन मामला हो और कोर्ट ने अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे रखी थी, तो वहां पर यह परीक्षा से छूट दी जा सकती है। अब जब ये 313 की परीक्षा होगी, तो 313 की परीक्षा में क्या कोर्ट शपथ दिलाएगा आरोपी को, तब 313 का एग्जामिनेशन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, 313 के एग्जामिनेशन में शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछे जाते हैं कि 313 का एग्जामिनेशन जब होगा तो शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, आगे भी इस पर बात करेंगे कि शपथ ना दिलाई जाने का प्रभाव क्या पड़ रहा है इस 313 के एविडेंस पर, 313 के स्टेटमेंट पर। तो शपथ नहीं दिलाई जाएगी। फिर आगे आ जाइए, इसकी उपधारा 3 कहती है कि यदि अभियुक्त क्यों आ रहा था कोर्ट के सामने, कोर्ट क्यों एग्जामिनेशन कर रही थी, कि अपने विरुद्ध जो परिस्थितियां आई हैं, अपने विरुद्ध जो परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दे। अब यदि कोर्ट ने उससे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो उसके विरुद्ध आई परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसके विरुद्ध नई परिस्थितियां पैदा कर दे रहा, उद्देश्य क्या है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के माध्यम से जो परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों को एक्यूज स्पष्ट कर पाए।
अब यदि मान लीजिए कि इन कुछ किसी प्रश्न का उत्तर देने में एक्यूज्ड अपने विरुद्ध परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि अपने विरुद्ध नई परिस्थितियां ला ले रहा, तो तब भी हम उससे कहें कि इस प्रश्न का उत्तर दो, या यदि वो गलत उत्तर दे तो हम उसके खिलाफ परजुरी का मामला लाएं। तो इससे दोनों से छूट दी गई है आरोपी को। उपधारा 3 कहती है कि यदि अभियुक्त किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता है या किसी प्रश्न का वो मिथ्या उत्तर देता, 313 की जब एग्जामिनेशन अभियुक्त की हो रही है तो उसने किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया या किसी प्रश्न का उसने मिथ्या उत्तर दे दिया, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी तरह की दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी। अभियुक्त किसी भी प्रकार के दंड का भागीदार नहीं हो जाएगा कि उसने मिथ्या उत्तर दिया है या उसने किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी। फिर आ जाइए कि ये जो 313 का एग्जामिनेशन हुआ है, इसका कोर्ट करेगा क्या? क्या ये साक्ष्य है, साक्ष्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो 313 का एग्जामिनेशन है वो साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये बता देते हैं, महत्वपूर्ण, इसको लिख लीजिएगा। 313 का एग्जामिनेशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, सारभूत साक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसके दो कारण है। साक्ष्य होने के लिए पहली चीज जरूरी है कि कोर्ट से शपथ पर बात की जाए। जब आप कोर्ट के सामने शपथ पर बयान देते हैं तो वो साक्ष्य कहलाती है। जब धारा 3 की परिभाषा पढ़ें आप, तो कोर्ट के सामने जब आप शपथ पर कोई बात बताते हैं तभी कोर्ट उसको डिपोजिशन पर लेता है और साक्ष्य की परिभाषा में वो बात आती है। तो यहां पर अभी आपने पढ़ा कि अभियुक्त को शपथ तो दिलाई नहीं जा रही, तो ये साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आएगी। दूसरी चीज, जब किसी व्यक्ति की साक्ष्य हम माने और उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध उपयोग करें तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरे पक्ष को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिला। तो यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका क्या किसी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ना तो शपथ पर बयान लिए जा रहे हैं और ना ही दूसरे पक्ष की प्रेजेंस में लिए जा रहे हैं, उसको के और उसके बीच की डायलॉग। तो ना तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दूसरे पक्षकार को और ना ही बातें शपथ पर ली जा रही। इसलिए जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में एविडेंस की परिभाषा देखेंगे तो वहां एविडेंस की परिभाषा में 313 का बयान फिट नहीं होता है। जब फिट नहीं होता है तो साक्ष्य नहीं है। तो साक्ष्य नहीं है तो सिर्फ इसके आधार पर किसी भी आरोपी को आप सजा नहीं दे सकते। लिख सकते हैं आप लोग, यदि हम केसला लिखना चाहें कि राजकुमार सिंह उर्फ राजू वर्सेज राजस्थान स्टेट 2013 CRLJ 3276, मतलब मेयर स्टेटमेंट ऑफ 313, एक्यूज्ड के 313 के स्टेटमेंट के आधार पर आप कोर्ट के तौर पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आप सिर्फ 313 के बयान के आधार पर निर्णय ले लें। 313 के स्टेटमेंट में एक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे दिया, तो सिर्फ इसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर आप सजा नहीं कर सकते, क्योंकि 313 साक्ष्य नहीं है। जब साक्ष्य नहीं है तो उस पर हम अपना जजमेंट रिलाई नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट है राजकुमार सिंह उर्फ राजू वर्सेज राजस्थान राज्य 2013 CRLJ 3276 कि सिर्फ एक्यूज्ड की स्टेटमेंट के आधार पर आप सजा नहीं कर सकते। तो इस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट का करेंगे क्या? फिर 313 का स्टेटमेंट कोर्ट ले रही थी तो करेगी क्या? जब साक्ष्य है नहीं तो फिर क्यों ये सारी कवायद कर रही थी? ये इसलिए कर रही थी कि जब कोर्ट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का एप्रिसिएशन करेगी, जो प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस दिया उसका एप्रिसिएशन करेगी, तो कोर्ट इन बातों को विचार में ले सकता है। उन बातों को एप्रिसिएशन करने के लिए कोर्ट को मदद मिलेगी। एक्यूज्ड की बातें कोर्ट को मदद करेंगी, पर सिर्फ एक्यूज्ड की बातों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना। जो बातें ऑलरेडी आ गई हैं, प्रोसिक्यूशन की ओर से आ गई हैं, उन बातों को एप्रिसिएट करना, उनका विवेचना करना है। उनकी विवेचना करने के लिए एक्यूज्ड का 313 का स्टेटमेंट कुछ काम आ सकता है। तो उपधारा 4 इसका उपयोग बताती है कि अभियुक्त द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उन उत्तरों को उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है। ठीक, पहला कहता उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है, और अभियुक्त के विरुद्ध यदि कोई दूसरा जांच या विचारण चल रहा है
तो उसमें साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसका 161 का वह स्टेटमेंट हो जाएगा या डॉक्यूमेंट के रूप में, कुछ भी तरह से दूसरे मामले में साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पर इस मामले में सिर्फ उस पर विचार किया जाएगा, जो साक्ष्य आई है उसको अप्रिशिएट करने के लिए विचार किया जाएगा। और फिर उपधारा 5 इसकी आपकी 2009 में इंसर्ट की गई है, उसके पहले उपधारा 5 नहीं थी। उपधारा 5 कहती है कि जो एक्यूज्ड के स्टेटमेंट बनेंगे, कोर्ट को यदि मदद चाहिए होगी एक्यूज्ड स्टेटमेंट बनाने में, तो वो प्रोसिक्यूशन से या एक्यूज्ड के अधिवक्ता से मदद ले सकती है कि आप लोग मदद करें। कई बार आप देखें कि 200, 300 प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो बड़े मामले रहते हैं। तो 200-300 प्रोसिक्यूशन विटनेस के एक्यूज्ड के खिलाफ क्या क्या कहा है, तो कोर्ट अकेले ये काम करेगी तो कोर्ट को बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न पूछने पड़ते हैं। एक एक साक्षी ने एक्यूज्ड के विरुद्ध क्या बयान दिया है, उन सारे प्रश्नों को आरोपी के सामने रखने पड़ते हैं। एक एक चीज आपको रखनी पड़ेगी आरोपी के सामने 313 का प्रश्नोत्तर तैयार करते समय, तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। इसलिए 2009 में संशोधन करके कहा गया कि यदि कोर्ट को लगे तो वो डिफेंस लॉयर से या प्रोसिक्यूशन से इस पर मदद ले सकती है। एक और नई चीज जो एडिशनल जोड़ी गई है, इस पर प्रश्न बनता है कि क्या एक्यूज्ड अपना एक्सप्लेनेशन देते समय अपने से सिर्फ कोर्ट द्वारा जो उत्तर प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर देगा, या अपने से वो कुछ लिख के एक्सप्लेन करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। तो 2009 में संशोधन द्वारा ये भी अधिकार आरोपी को दे दिया गया कि सिर्फ आप प्रश्नोत्तर तो देंगे, जो कोर्ट पूछेगा आप देना चाहें तो दे दे, यदि उसके अलावा भी आपको कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना है जो आप लिख कर देना चाहते हैं, तो वो भी आपको अधिकार दिया जाता। तो 2009 में उपधारा 5 लाई गई, उसके माध्यम से ये कर दिया गया। तो 313 महत्वपूर्ण है। यदि 313 का पालन कोर्ट ने नहीं किया है और उसके आधार पर एक्यूज्ड को लगता है कि वो प्रिजुडाइज हो गया कोर्ट, तो पूरा मामला विसिएट हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। और जब आप बतौर जज काम करें या अधिवक्ता काम करें तो 313 को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, है ना। 313 बहुत गंभीर धारा है, यदि इसका पालन नहीं हुआ तो पूरा मामला खत्म हो सकता है। क्यों किया जा रहा है 313? क्योंकि हम एक्यूज्ड को यह नहीं कह सकते कि आप बतौर विटनेस आइए और अपनी चीजों को बताइए, ये तो एक्यूज्ड के विवेक पर, वो आना चाहे ना आना चाहे। पर आरोपी की चीजें कोर्ट तक आएंगी कैसे? एक इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि अमूमन क्या होता है कि आप मान लीजिए कि रोड से निकल रहे हैं, रोड से आप निकल रहे हैं, आपने देखा कि आप की गाड़ी, एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है घायल अवस्था में, आपने अपनी गाड़ी रोक दी। अब जिस समय आपने अपनी गाड़ी रोकी, आपकी गाड़ी के सामने एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब बाद में पुलिस आई और पुलिस को कोई मिला नहीं, तो उसने कहा कि आप ही की गाड़ी से ठोकर लगी और आपके खिलाफ मामला बना दिया। तो अब ये परिस्थितियां आप कैसे प्रकट करेंगे कोर्ट के सामने? यदि आप मान लीजिए कि बढ़िया लायर आपने लगा लिया तब तो ठीक है, पर कोर्ट के सामने कुछ चीजें सिर्फ जो आप जान रहे हैं वो चीजें आप कैसे कोर्ट तक पहुंचाएंगे? तो 313 आपको वो उपाय देती है कि अभी धैर्य रखिए, जब प्रोसिक्यूशन अपनी सारी बात बता लेगा उसके बाद कोर्ट आपसे बात करेगी, और जब कोर्ट आपसे बात करेगी तो आप बता दीजिएगा कोर्ट को कि मैं तो वहां से गुजर रहा था, ये मैंने गाड़ी रोकी और पकड़ इसको अस्पताल पहुंचाने के लिए रुका था और मुझे अनावश्यक फंसा दिया गया। तो ये व्यवस्था की गई है और व्यवस्था बड़ी उपयोगी है, पर इसको प्रैक्टिस में बड़ा लाइटली लोग लेते हैं। पर ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि सीधा डायलॉग आरोपी और कोर्ट के बीच हो रहा है। आरोपी अपनी बातें खुलकर कोर्ट से बता सकता है और कोर्ट उसकी बातों के आधार पर यदि वो कुछ मिथ्या भी बता देता है या कुछ बताने से इनकार करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब इतनी खुली छूट है आरोपी के लिए कि वो कुछ भी बताए कोर्ट से, मिथ्या बातें भी बता देगा, या कोर्ट जरूरी बातें पूछ रहा है उनको भी बताने से इनकार कर देगा, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो 313 का उद्देश्य जरूर ध्यान रखें कि क्यों है 313, कि जो अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक जांच या विचारण जितना भी चला है, तो उस जांच या विचारण में जितनी भी बातें अभियुक्त के खिलाफ आई हैं उन सारी बातों को कोर्ट अभियुक्त के सामने रखेगा और फिर अभियुक्त से कहेगा कि ये चीजें आपके खिलाफ आई हैं, आप स्पष्ट करिए और पर्सनली स्पष्ट करिए कि आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। दो विकल्प देता है 313 में, दो स्टेज है परीक्षा के। जो 313 की उपधारा 1 का खंड का है वो किसी भी स्टेज की बात करता है और कोर्ट को ये विवेक देता है कि आप परीक्षा कर सकते हैं, कोई चेतावनी देने की भी जरूरत नहीं है कि आप चेतावनी दे आरोपी को। जो खंड बी है वो मैंडेटरी नेचर का है कि यहां पर कोर्ट को परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी, और स्टेज बताता है कौन सा स्टेज है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो गया है और आरोपी से अभी अपेक्षा नहीं की गई है कि आप अपने विटनेस लाइए, मतलब दोनों के बीच की स्टेज है।
अमूमन इसको प्रैक्टिस में जैसे ही प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म होते हैं तो उसके बाद अगली स्टेज 313 की आती। 313 का जब स्टेटमेंट लेंगे तो आरोपी को शपथ नहीं दिलाएंगे, और यदि कोर्ट ने समन मामला था, आपको ऑलरेडी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट कर रखा था, पर्सनल अपीयरेंस की अपेक्षा नहीं की थी, तो समन मामला है तो यहां पर आपको 313 की परीक्षा से भी अवमुक्त किया जा सकता है। फिर इसका उपयोग क्या करेंगे, तो ये साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य के तौर पर इसको रिलाई नहीं कर सकते हैं। साक्ष्य क्यों नहीं है, क्योंकि धारा 3 एविडेंस एक्ट की परिभाषा में ये कवर नहीं हो रहा, ना तो शपथ पर दिया जा रहा है और ना ही दूसरे पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका, तो इसको साक्ष्य के रूप में नहीं कवर होता है। हाँ, जब कोर्ट बाकी साक्ष्य का एप्रिसिएशन करेगा तो एक्यूज्ड की इन बातों के आधार पर उस साक्ष्य का एप्रिसिएशन करेगा, मतलब विचार में लेगा एक्यूज्ड, कोर्ट विचार में लेगा, और विचार में क्यों लेगा, जो साक्ष्य उसके सामने आई है कोर्ट के सामने उसको एप्रिसिएट करने के लिए। अब एक प्रश्न और आता है कि ये 313 की जब परीक्षा होगी तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे की जाएगी, तो वो बताती है आपको धारा 281 बताती है कि जब एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हो तो आपको किस तरह एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना है। 281 निकाल लें। अब हमने कोर्ट के वर्ग पढ़े थे, दंड न्यायालयों के वर्ग पढ़े थे, तो वहां मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में एक न्यायालय था महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट था, सेशन कोर्ट था, अपर सेशन कोर्ट था, महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था, सीजीएम था, जेएमएफसी था, जेएमएससी था, इतने सारे जजेस हमने पढ़े थे। तो उसमें से महानगर मजिस्ट्रेट अलग प्रक्रिया अपनाएगा 313 के लिए, और जो बाकी सेशन कोर्ट हैं या मजिस्ट्रेट हैं वो अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में वर्गीकरण है कि महानगर मजिस्ट्रेट अलग प्रक्रिया अपनाएगा जब एक्यूज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 313 के तहत, और सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करेंगे तो अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 281 पहले बात कर लेते हैं कि जब महानगर मजिस्ट्रेट धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो कैसे लेख करेगा 313 की परीक्षा। तो 281 की उपधारा एक बात करती है कि जब महानगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड की परीक्षा करेगा तो वो परीक्षा करते समय सारांश का ज्ञापन बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस तैयार करेगा। एक लाइन में लिख सकते हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट जब अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा। अंतर समझिएगा दोनों में, इसको लिख लें मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा, और फिर उसमें एक्यूज्ड हस्ताक्षर करेगा और मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा, और उसके बाद वो कोर्ट के रिकॉर्ड्स का भाग हो जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट ये प्रक्रिया अपनाएगा। प्रश्न आता है कई बार कि जब महानगर मजिस्ट्रेट धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो तैयार करेगा, प्रश्नोत्तर के रूप में परीक्षा करेगा, सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक उत्तर को लिखेगा और फिर सारांश तैयार करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट वो महानगर मजिस्ट्रेट क्या करेगा जब 313 के तहत परीक्षा करेगा, सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, सब्सटेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा। फिर आ जाते हैं कि जो बाकी कोर्ट बचे, सेशन कोर्ट बचे या बाकी सीजीएम या जेएमएफसी के कोर्ट बचे, वो जब एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करेंगे तो वो कैसे एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसके लिए बताया गया है कि पहले तो कहा गया कि आपको सारी बातों को एक्यूज्ड के सामने रखना। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जितने भी एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ आया है उन सारे बातों को एक्यूज्ड के सामने रखना। तो किस रूप में रखना है, प्रश्न के रूप में रखना, कि आप बताएं कि ये रामलाल आपके खिलाफ ये बयान दे रहा है कि आपने इसको टांगी से सर पर मारा, ये बात बताएगा, रामलाल ये कह रहा है। फिर श्यामलाल का बताएगा, श्यामलाल भी ये बयान दे रहा है कि आपने टांगी से सर पे रामलाल को मांगा। तो हर विटनेस के प्रश्न तैयार किए जाएंगे कि कौन सी बात ये एक्यूज्ड के खिलाफ बता रहा है, और उस प्रश्न को एक्यूज्ड से पूछा जाएगा और उसका उत्तर लिखा जाएगा। तो प्रश्न उत्तर के रूप में सेशन जज या मजिस्ट्रेट जब एक्यूज्ड एग्जामिनेशन करेगा तो वो प्रश्न उत्तर के रूप में तैयार करेगा, और कोशिश करनी है ऐसे मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को कि वो खुद ही तैयार करे, या मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट हैंडीकैप्ड है या बीमार है, किसी भी कारण से खुद तैयार करने में असमर्थ है, तो फिर अपने निर्देशन में तैयार कराएगा। हमने कल पढ़ी थी धारा 272 की कोर्ट की भाषा राज्य सरकार तय करेगी, लोअर कोर्ट की। उसका हमने कल वहां पर भी 281 की चर्चा की थी कि ये जो कोर्ट की भाषा है ये आरोपी को और विटनेस को नहीं बांधती है कि आप भी कोर्ट की भाषा में बात करेंगे, कोर्ट की भाषा कोर्ट के लिए। तो वही कहा गया कि जब अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तो जिस भाषा में वो जवाब दे रहा है उस भाषा में लिखा जाएगा। और यदि मान लें कि मध्य प्रदेश
में कोई आरोपी आया है जो कन्नड़ भाषा में बात करता है, मध्य प्रदेश के रीवा में उसका मामला चल रहा है और वो कन्नड़ भाषा में बात करता है, तो कोर्ट को कन्नड़ भाषा मालूम नहीं है, तो कोर्ट उससे प्रश्न पूछेगी और वो प्रश्न उसको कोर्ट किसी भी तरह उसका उत्तर कन्नड़ भाषा में देता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि यदि कन्नड़ भाषा में उसका उत्तर लिख सकते हैं तो कन्नड़ में लिखें, और यदि कन्नड़ में नहीं लिख सकते हैं तब आपको राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में जो भाषा नियत की है उस भाषा में लिखें। तो पहली कोशिश क्या करनी है कि एक्यूज्ड जिस भाषा में जवाब दे रहा है उसी भाषा में उसका जवाब लिखे। यदि ऐसा करना कोर्ट के लिए संभव नहीं है तो फिर कोर्ट की भाषा में जो राज्य सरकार ने तय की है उस भाषा में अभियुक्त का स्टेटमेंट या जवाब आप लिख सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा, 281 की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और जब स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा या जब अलग भाषा में लिखा गया है तो उस भाषा का भाषांतरण यदि अभियुक्त समझ रहा है तो उसको उसी भाषा में समझा दे, और यदि दूसरे भाषा में आपने अभियुक्त ने अलग भाषा में बताई और आपने उस भाषा को बदल दिया तो फिर आप उसका भाषांतरण सुनाए कि हमने ये बात लिखी है, एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा। और यदि एक्यूज्ड फिर सुनने के बाद उसमें कुछ स्पष्टीकरण जोड़ना चाहे या कोई नई बात जोड़ना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है 281 के तहत। फिर जब सारी चीजें हो गई तो अभियुक्त भी हस्ताक्षर करेगा उस पर और मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षर करेगा और प्रमाणित करेगा मजिस्ट्रेट कि मेरी उपस्थिति में परीक्षा की गई है और इसका जो विवरण है वो मैंने अभियुक्त को सुना दिया है और अभियुक्त ने कहा है कि पूर्ण है, सत्य है, सही है। 281 में जो प्रक्रिया आपने पढ़ी कि जब अभियुक्त की 313 के तहत परीक्षा की जाएगी तो महानगर मजिस्ट्रेट करेगा तो सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, सेशन कोर्ट या अदर मजिस्ट्रेट करेंगे तो प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्न पूछेंगे। इसका एक अपवाद आ जाता है कि यदि समरी ट्रायल मामला है तो फिर ये 281 की प्रक्रिया अपनाना जरूरी नहीं है। समरी ट्रायल यदि कोई जज कर रहा है तो फिर वहां पर जरूरी नहीं है कि आप उससे प्रश्न पूछें और उसका उत्तर सुने और सारी बातों को रिकॉर्ड करें। सारी बातों को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था यहां पर अभी, लेकिन जब समरी ट्रायल है तो जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों को रिकॉर्ड करें। समरी ट्रायल 281 का अपवाद है। तो ये अभियुक्त की परीक्षा हुई, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इसी के बाद आ जाते हैं, एक धारा आती है 315। हाँ, एक चीज इसमें और चर्चा कर लेते हैं, वो छूट रही थी कि अब हमारा डिजिटल इंडिया हो गया है। तो डिजिटल इंडिया में अभी हम पढ़ रहे थे कि 313 में अभियुक्त को पर्सनली कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, पर्सनली कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। 313 में जरूरी है। सिर्फ एक परिस्थिति में छूट थी, यदि आपको समन मामला है और कोर्ट ने ऑलरेडी एग्जम्पशन दे रखा था तब आप ना आए, बाकी आपको कोर्ट के सामने पर्सनली आना पड़ेगा। अब डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया में तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, हम आप भी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था कोर्ट को भी दी गई। एक मामला आप लिख सकते हैं, केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड AIR 2008, केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड AIR 2008। इसमें कहा गया कि ये हर परिस्थिति में जरूरी नहीं है कि कहा गया कि एक्यूज ऑनलाइन भी 313 का एग्जामिनेशन हो सकता है, पर शर्त यह है कि वहां पर एक्यूज को पहले एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। पहली चीज क्या संतुष्ट करना होगा कि अभी तो 313 के तहत वो आ जा रहा है ऑनलाइन, बाद में कल कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगा दे कि मैं प्रोजुडाइस हो गया, चीजें मेरे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी, मैं अपनी बातों को स्पष्ट कह नहीं पाया। तो ये एक कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, आरोपी सेटिस्फाइड करेगा, हम तैयार हैं और हम बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि एक्यूज ये तय कर में ला रहा है उस माध्यम में चीजें बराबर सुनाई दे रही हैं और बराबर वो आप तक संप्रेषित कर पा रहा, तो माध्यम की सिक्योरिटी भी बताना पड़ेगा और एक्यूज को यह बताना पड़ेगा कि मेरा इससे कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। यदि मैं ऑनलाइन चीजों का उत्तर दे दूंगा तो मेरा हित प्रभावित नहीं हो सकता। मतलब ऐसा आज की डेट में उपलब्ध है केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड के मामले के बाद कि ऑनलाइन भी 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ शर्तें लगा दी गई हैं, वो शर्तें इसलिए हैं ताकि बाद में आप आपत्ति ना कर पाएं, और जिस समय ये एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो आप जो डिवाइस उपयोग कर रहे हैं वो डिवाइस इतनी सक्षम है कि वो चीजों को सही प्रारूप में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा पा रही है। तो ये मामले के बाद ये स्थिति भी आ गई। अब आ जाते हैं 315 आ जाए। 315
क्या कहता है कि हमने जो 20(3) पढ़ा, 20(3) आपने पढ़ा कि किसी भी अभियुक्त को अपने मामले में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20(3) यही कहता है कि आपको अपने ही मामले में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आरोपी था इसमें, तो हम आरोपी को बाध्य तो कर नहीं सकते हैं कि आप अपने मामले में साक्षी के रूप में आइए, बाध्य नहीं कर सकते। ये एक्यूज्ड को, पर क्या यदि एक्यूज्ड अपनी इस सुरक्षा आवरण को तोड़कर बाहर आना चाहता है, कोर्ट के सामने बतौर विटनेस पेश होना चाहता है, तो ये उपाय उसके पास है कि नहीं है? तो ये उपाय 315 उसको देती है कि आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप अपने को साक्षी के रूप में लाइए, कोई बाध्य नहीं करेगा। आपको जो बात कहनी थी 313 इसीलिए बना दी गई है कि आप बतौर साक्षी पेश हुए बिना भी अपनी चीजें कोर्ट से बता दें। अब एक्यूज्ड को लगता है कि कुछ चीजें मैं जब साक्षी के रूप में आऊंगा तभी कोर्ट तक पहुंचा पाऊंगा, तो एक्यूज्ड को यह अधिकार 315 देती है। तो प्रश्न यही आता है आपका कि क्या अभियुक्त अपने ही मामले में साक्षी के रूप में पेश हो सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अभियुक्त अपने ही मामले में बतौर साक्षी पेश हो सकता है। शर्त क्या है उसके लिए कि ऐसे आरोपी को जब वो लिखित रूप में कोर्ट से प्रार्थना करेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि लिखित रूप में जब तक वो कोर्ट से प्रार्थना, क्योंकि 20(3) का वो फिर अवलंब ले लेगा, कल जाके कहेगा कि मुझको दबाव देके साक्षी बनवा दिया गया, तो वो लिखित रूप में कोर्ट से प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना किस बात के लिए करेगा कि मैं अपने आप को इस मामले में साक्षी के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। लिखित रूप में प्रार्थना करेगा, और क्यों करेगा? क्योंकि वो कोर्ट के सामने अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। इसका भी उद्देश्य ध्यान रखिए कि वो क्यों अपने आप को यहां प्रस्तुत करना चाह रहा है। वहां 313 में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा था, कोई साक्षी नहीं था, क्यों जो था कोर्ट के बीच डायलॉग हो रहे थे। अब जब साक्षी बन के आएगा तो यहां पर उसका चीफ एग्जामिनेशन उसके वकील कराएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करेगा, तो यहां पर बड़ी झंझट में पड़ने वाला है आरोपी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा उसका, और जब वो शपथ पर बयान देगा। 315 में जब वो आएगा साक्षी बनके तो शपथ पर बयान देगा, तो जो 315 का स्टेटमेंट है वो एविडेंस की साक्ष्य की परिभाषा में कवर हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ी झंझट है, इसलिए कहा गया कि आप लिखित रूप में पहले सहमति दी गई कि आपको जो संवैधानिक उपाय मिला हुआ है उस संवैधानिक उपाय को आप अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं, तो लिखित रूप में वो अपनी आवेदन देगा। और वो साक्षी के रूप में क्यों आना चाह रहा है? यहां एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा, उसके खिलाफ जो चीजें आई थी 313 में वो एक्सप्लेन करने के लिए आया था। यहां क्यों आ रहा है कि अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को वो डिस्प्रूव करना चाहता है। अब उसके विरुद्ध जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों को वो नासाबित करने के लिए यहां पर 315 में आ रहा है, या उसका कोई के एक्यूज्ड है जिसके साथ उसका ट्रायल चल रहा है, उस दूसरे आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नासाबित करना चाह रहा है। तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा, दोनों के उद्देश्य में टकराव होता, हम कभी कंफ्यूज हो जाते। तो वहां पर क्यों आया था कि उसके विरुद्ध जो साक्ष्य आई है 313 में आया था, इसलिए कि उसके विरुद्ध जो प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य आई है उससे जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उन परिस्थितियों को वो स्पष्ट कर पाए, इसलिए कोर्ट उसको बुला रही थी। और यहां पर वो अपने 20(3) के अधिकार को छोड़ के आ रहा है, कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो चार्ज लगे हैं मैं उनको खुद कटघरे में खड़ा होकर नासाबित कर दूंगा, और इसके लिए वो लिखित रूप में कोर्ट को आवेदन भी दे रहा है। ये 315 के तौर पर साक्ष्य देना या ना देना, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये आरोपी तय करता है कि मैं अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करूंगा या ना करूंगा। फिर एक बचाव दे दिया गया आरोपी को, इसका खंड परंतु का खंड खा कहता है कि प्रोसिक्यूशन जब आर्गुमेंट करे या कोर्ट जब जजमेंट करे तो वो ये अवलंब नहीं ले सकती है कि यहां पर तो एक्यूज्ड को साक्षी के रूप में अपने आप को पेश करना चाहिए था। मतलब मान लीजिए कि एक्यूज्ड ने पेश नहीं किया अपने को साक्षी के रूप में, तो कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये आर्गुमेंट करे जजमेंट के टाइम पे, या कोर्ट जजमेंट करे तो ये अपना एक जजमेंट का निष्कर्ष का ये आधार बनाए कि ये इस बिंदु पर एक्यूज्ड को 315 के तहत आना चाहिए था और बातें स्पष्ट करनी चाहिए थी, अपने विरुद्ध चीजें बतानी चाहिए थी, नासाबित करनी चाहिए थी, ऐसा अवलंब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 315 का खंड खा रोक देता है, कह देता है कि अभियुक्त का स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। ना तो न्यायालय कोई टीका, यदि अभियुक्त आ जाता है तो ठीक है, मान लीजिए कि अभियुक्त नहीं आया 315 में, तो आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि 315 के तहत अभियुक्त को आना चाहिए था और इस बात को ना साबित करना चाहिए था, आप ऐसा नहीं कह सकते, ना कोर्ट ऐसा कह सकती है अपने जजमेंट में।
तो वही तीन क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि 315 की उपधारा 1 का जो परंतुक है खंड खा दूसरा परंतुक, वो स्पष्ट कर देता है कि ना तो पक्षकार द्वारा और ना ही न्यायालय द्वारा टीका टिप्पणी का विषय बनाया जाएगा। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध ना ही कोई उपधारणा की जाएगी, ना तो टीका टिप्पणी की जाएगी, और अभियुक्त यदि अपने आप को साक्षी के रूप में नहीं पेश कर रहा तो इसके कारण उसके विरुद्ध किसी भी तरह की उपधारणा भी नहीं की जाएगी। फिर इसका जो उपधारा 2 है, हमने पढ़ा कि अपराध के लिए जो 315 का आप सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, वो क्या कहता है, जो कोई किसी अपराध के लिए, तो 315 सिर्फ अपराध के लिए लागू होती है। अब जब किसी व्यक्ति के खिलाफ 125 मेंटेनेंस का मामला चलेगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ लोक न्यूसेंस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई चलेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई चलेगी, या उससे पब्लिक प्लीज बनाए रहने के लिए 106 के तहत 117 के तहत हम बॉन्ड बनाने की अपेक्षा करेंगे। यहां पर उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं, वो लोक शांति भंग कर रहा था तो हम उससे बॉन्ड बना रहे थे। 125 वो खाना पीना नहीं दे रहा अपने बच्चों को, तो 125 की कार्रवाई चली थी। तो उपधारा 2 यही कहती है, क्योंकि उपधारा 1 सिर्फ अपराध की बात करती है कि आप किसी अपराध के लिए, तो ये बातें जो सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे सेक्शन 98, 107, 108, 109, 1010 या 125 मेंटेनेंस वाली कार्रवाई चलेगी, या 133 से लेके जो आपकी कार्रवाई चलती है न्यूसेंस के बारे में, तो वो अपराध नहीं है, पर कार्रवाई वहां भी चल रही है। तो कहता है कि उन कार्रवाइयों में भी 315 के प्रावधान लागू होते हैं। यद्यपि उपधारा 1 में अपराध लिखा हुआ है, लेकिन उपधारा 1 कहती है कि इन कार्रवाइयों में भी जिस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चल रही है वो अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश कर सकता है। और जो इसका प्रोविजो है, वो प्रोविजो फिर वही बात करता है कि यदि वो साक्षी के रूप में नहीं पेश करता तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, और यदि पेश नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। तो 315 महत्वपूर्ण है। 315 से 3-4 प्रश्न निकल के आते हैं कि कौन सा प्रावधान है जो अभियुक्त को अपने विरुद्ध मामले में सक्षम साक्षी बनाता है, तो 315 का प्रावधान है। अभियुक्त क्यों साक्षी के रूप में पेश करेगा अपने आप को, क्योंकि वो अपने विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को वो डिस्प्रूव करना चाहता है। कब कोर्ट के सामने वो आ सकता है बतौर साक्षी? कंडीशन पहली ये है कि उसको लिखित रूप में कोर्ट से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं अपने आप को साक्षी के रूप में पेश करता हूं। हाँ, अब जो 315 में साक्षी के रूप में उसने अपने आप को पेश कर दिया, और जो चीजें रिकॉर्ड पर आएंगी वो अभियुक्त के विरुद्ध बतौर साक्ष्य उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि वो डिपोजिशन पर बता रहा है, शपथ लेके बता रहा है, और फिर दूसरी चीज की वो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी है दूसरे पक्षकार को। इसमें 315 में केस बहुत सारे हैं, पर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली इतना उपयोगी नहीं है। आप 20-3 के जितने मामले देखेंगे 20-3 से टकराव होता है 315 का, तो 20-3 से रिलेटेड केस हैं, उनको 315 में लिख सकते हैं। फिर आ जाएं, तो ये 313 और 315 दोनों महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इनको इसलिए पहले चर्चा कर ली गई। दो मामले बताए, एक आपको बताया केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड, इसमें कहा गया कि ऑनलाइन भी आप 313 का स्टेटमेंट दे सकते हैं, और एक जो अभी आपने बताया राजू का मामला था राजस्थान राज्य का। अब कुछ और प्रावधान है, उन प्रावधानों पर भी एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं। धारा 310 कोर्ट को देती है लोकल इंस्पेक्शन का पावर। जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे ना, तो ये धाराएं जरूर ध्यान रखिएगा, 310, 313। 310 में कोर्ट के पास ये पावर आता है कि कोर्ट के सामने जो तथ्य आए हैं, ठीक है, कोर्ट के सामने जो एविडेंस आई है, कोर्ट उस एविडेंस का एप्रिसिएशन करेगा। जब जजमेंट करेगा कोर्ट तो एप्रिसिएशन करेगा जजमेंट का। अब कोर्ट का लगता है कि उसके सामने जो एविडेंस आई है उस एविडेंस का मैं ज्यादा अच्छा एप्रिसिएशन कर पाऊंगा यदि एक बार जाकर मैं घटना स्थल का या किसी भी स्थान का निरीक्षण कर लूं। कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके सामने जो एविडेंस आई है उस एविडेंस का एप्रिसिएशन मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। यदि कोर्ट को लगता है कि मैं किसी घटना दिखाऊं या किसी भी स्थान को मैं जाके खुद दिखाऊं, तो मेरे सामने जो रिकॉर्ड पे एविडेंस है मैं उस एविडेंस का ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, दोनों पक्षकारों को एक सम्यक सूचना देगा। किसी भी स्टेज पर पावर 310 की शक्तियों का एंटरटेन करने का, दोनों पक्षकारों को कोर्ट ड्यू नोटिस देगा, और फिर जहां उसको लगता है तो उस स्थान पर कोर्ट जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। और जब इंस्पेक्शन करेगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ इंस्पेक्शन तैयार करेगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट गया देख के चला आया,
कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ इंस्पेक्शन तैयार करेगा और ये मेमोरेंडम ऑफ इंस्पेक्शन रिकॉर्ड के भाग होंगे, कोर्ट की फाइल में लग जाएंगे और ये एक मेमोरेंडम ऑफ इंस्पेक्शन की कॉपी पक्षकारों को भी निःशुल्क रूप में दी जाएगी। तो 310 का प्रावधान ये अमूमन पूछता है कि कहां पर कोर्ट को लोकल इंस्पेक्शन का पावर है, तो 310 में पावर है। क्यों, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें तो उसको जोड़ पाएंगे कि यहां पर कोर्ट को लगता है कि उसके सामने जो एविडेंस है उस एविडेंस को एप्रिसिएट करने के लिए वो ज्यादा अच्छे से एप्रिसिएट कर पाएगा यदि वो किसी स्थान का जाकर लोकल इंस्पेक्शन कर ले या किसी भी स्थान का, या तो घटना स्थल का ऑकरेंस ऑफ प्लेस ऑफ ऑकरेंस या फिर किसी भी स्थान का वो इंस्पेक्शन कर ले तो एविडेंस का एप्रिसिएशन अच्छे से कर पाएगा। तो कोर्ट दोनों पक्षकारों को ड्यू नोटिस देगा, उस स्थान पर जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ मेमोरेंडम तैयार करेगा और उसको रिकॉर्ड में संलग्न कर लेगा और एक कॉपी सारे पक्षकारों को निःशुल्क रूप में देगा। 310 ये तय करती। ठीक, तो हाँ ये ध्यान रखिएगा 310 में जो मेमोरेंडम ऑफ इंस्पेक्शन तैयार हुआ वो साक्ष्य नहीं है। कोर्ट क्यों गई थी वहां देखने कि बाकी एविडेंस का एप्रिसिएशन करना था, एविडेंस तैयार करने कोर्ट नहीं गई थी। कोर्ट एविडेंस तैयार करने नहीं गई थी। कोर्ट क्यों गई थी कि जो एविडेंस है उस एविडेंस को हम एप्रिसिएट कर पाए, इसलिए गई थी, एविडेंस नहीं है। इसलिए 310 एविडेंस की परिभाषा में नहीं आएगी। एविडेंस बनने के लिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत दस्तावेज होनी चाहिए या कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति आए और वो शपथ पर बयान दे। तो यहां दोनों चीजें नहीं हुई, ना तो कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश हो रही है और ना ही कोई आकर शपथ पर बयान दे रहा है। इसलिए 310 भी एविडेंस की परिभाषा में नहीं आएगी। ये सिर्फ जो एविडेंस ऑलरेडी कोर्ट के सामने आ गई है उसके एप्रिसिएशन में काम आएगी। फिर आ जाए 311। 311 कोर्ट को ये पावर देती है। 311 में दो पार्ट, 311 में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि जहां पर कोर्ट के पास ये विवेक है कि कोर्ट बतौर विटनेस किसी को कॉल कर सकती है, और दूसरा पार्ट है उसमें कोर्ट की बाइंडिंग ड्यूटी है कि कोर्ट को यहां पर किसी को कॉल करना है। हमने एडवर्सरी सिस्टम पढ़ा था कि अपने यहां जब फेयर ट्रायल उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम अपनाए गए तो इंक्वेस्टियल सिस्टम और एडवर्सरी सिस्टम, दो सिस्टम में से एडवर्सरी सिस्टम को चुना गया था। एडवर्सरी सिस्टम में क्या है कि एडवर्सरी सिस्टम में दो पक्षकारों को छोड़ दिया जाता है और कोर्ट बतौर एम्पायर बैठ के देखता है कि आप लोग लड़िए, हम देखते हैं। ये एडवर्सरी सिस्टम का आदर्श रूप होता है। पर हमने आपसे पहले भी चर्चा की है कि एडवर्सरी सिस्टम को आदर्श रूप में अपने यहां नहीं अपनाया गया, अपने यहां उसको कुछ अपवादों के साथ अपनाया गया। तो उसी का एक अपवाद है 311। 311 देखिए, कोर्ट को यह पावर देती है। मान लीजिए कोई इलिटरेट एक्यूज था, इलिटरेट पर्सन था और वो अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं कर पाया और कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति आना चाहिए था कोर्ट के सामने और इसको चीजें बतानी चाहिए थी। अब ये एक्यूज है, अपनी इलिटरेसी के कारण या नासमझी के कारण इस अभियुक्त को इस दस्तावेज को पेश नहीं कर पाया है या फिर आप बतौर कितनी हो सकती। तो देखिए कोर्ट यहां पर अब एम्पायर और रेफरी की भूमिका को छोड़कर मैदान में आ जा रहा। एडवर्सरी सिस्टम में एम्पायर और रेफरी रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कोर्ट मैदान में आ जा रहा। मैदान में कैसे आ रहा देखिएगा कि जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर सम्मन कर सकता है। तीन चीजें यहां पर कोर्ट को पावर मिलती है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू। सर आ रही है। हाँ, तो देखिए कोर्ट को ये कोर्ट 311 की शक्तियों को पहले दो पार्ट में बांट लें। एक कोर्ट का विवेक वाला पार्ट है और दूसरा कोर्ट की ड्यूटी है। ठीक, किस बारे में विवेक है और किस बारे में ड्यूटी है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिएगा, वही एडवर्सरी सिस्टम का ये अपवाद है। कोर्ट अब मैदान में आ जा रहा। अभी तक वो रेफरी बना हुआ था, अब वो मैदान में आ जा रहा। कैसे आ जा रहा है कि अपेक्षा क्या थी कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस पेश करे, डिफेंस अपने विटनेस पेश करे, कोर्ट को लेना देना नहीं है, दोनों पे कोर्ट घोषणा कर देगा कि ये जीत गया। लेकिन अपने यहां जो 311 है वो कोर्ट को शामिल कर दे रही है। क्या कहती है कि कोर्ट के पास क्या क्या, चाहे बाध्यकारी रूप में कोर्ट करे चाहे विवेक के रूप में, क्या क्या शक्तियां हैं कि कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है जो पहले साक्षी नहीं बनाया गया। ठीक, यदि प्रोसिक्यूशन ने भी नहीं बनाया, विटनेस ने नहीं बनाया, कोर्ट को लगता है कि यह साक्षी के रूप में आना चाहिए, तो कोर्ट उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है, किसी भी व्यक्ति को,
चाहे वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस बनाया गया हो, चार्जशीट में ना बनाया गया हो, और डिफेंस ने अपनी जो लिस्ट पेश की है गवाहों की उसमें शामिल हो या ना हो, कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बतौर साक्षी कॉल कर सकता है। या कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति हाजिर है, जिस दिन हियरिंग चल रही है उस दिन कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति हाजिर है कि ये हाजिर व्यक्ति कुछ बता सकता है, तो कोर्ट उसको तुरंत विटनेस के रूप में शामिल कर सकता है। या कोई विटनेस हो चुका है और कोर्ट को लगता है कि इससे कुछ चीजें और पूछी जानी चाहिए थी, तो कोर्ट उसको रिएग्जाम करने के लिए रिकॉल कर सकता है। तो देखिए 3 पावर मिल गए कोर्ट को कि किसी भी व्यक्ति को बतौर साक्षी वो बुला सकता है, यदि कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हियरिंग में शामिल है, जो पहले से हाजिर है, उसको भी वो साक्षी बना सकता है। वो आया था प्रोसीडिंग में शामिल होने, प्रोसीडिंग देखने, दर्शक दीर्घा में आया था, और कोर्ट को 311 में पावर है। आप हिंदी फिल्मों में देखिए नहीं कि 311 को समझ सकते हैं वहां से कि जज साहब मैं एक बात बताना चाहता हूं, भीड़ से एक व्यक्ति खड़ा होता है, फिर जज साहब कहते हैं कि आइए आप कटघरे में आइए। तो ये 311 का जो दूसरा हिस्सा है कि अपने समक्ष जो साक्षी के रूप में हाजिर नहीं है लेकिन जो कोर्ट के सामने हाजिर है उसको साक्षी बना सकता है, ये 311 में पावर मिलता है। या प्रोसिक्यूशन ने ए नाम के विटनेस को बुलाया था और उससे सतही तौर पर प्रोसिक्यूशन ने पूछा, बहुत सी चीजें पूछी जानी चाहिए थी जो नहीं पूछी, तो कोर्ट उस विटनेस को रिकॉल भी कर सकता है। तो ये इन जनरल रिकॉल कर सकता है, कोर्ट का विवेक है। लेकिन यदि कोर्ट को किसी साक्षी के बारे में ऐसा लगता है कि जस्ट डिसीजन करने के लिए, जस्ट डिसीजन मतलब न्याय संगत विनिश्चय करने के लिए हमें किसी साक्षी को बुलाना ही चाहिए, इसके साक्ष्य के बिना न्याय संगत विनिश्चय नहीं हो सकता, जस्ट डिसीजन नहीं हो सकता, तो फिर वहां कोर्ट को विवेक का काम नहीं करना। यदि कोर्ट को ऐसा लग गया कि ये हमारे डिसीजन के लिए जरूरी है, जस्ट डिसीजन के लिए जरूरी है, तो फिर कोर्ट को ऐसे साक्षी को बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इसका कहता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वहां फिर डिस्कशन खत्म हो गया, कोर्ट का विवेक खत्म हो गया। क्या कहता है, तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को समन करेगा, आप कर सकेगा नहीं, करेगा, और उसकी परीक्षा करेगा, उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा, जो भी कोर्ट को लगे। एक बार यदि कोर्ट को लग गया कि जस्ट डिसीजन करने के लिए इसकी एविडेंस जरूरी है, तो फिर कोर्ट रिकॉल भी करेगा, नए विटनेस को भी बुलाएगा और हाजिर व्यक्ति की भी परीक्षा करेगा, वहां डिस्कशन नहीं। तो 311 का प्रावधान प्रैक्टिस में ज्यादा उपयोग में आता है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है कि कोर्ट को एग्जामिनेशन करने का पावर कहां। स्टेज भी इसकी ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेज पर, कोई स्टेज तय नहीं है कोर्ट के लिए, किसी भी स्टेज पर कोर्ट 311 की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। फिर आ जाए 311A, ये बीच में ला दी गई है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग बात करती है। 311A क्या कहती है, कब लाई गई है, पहला प्रश्न तो यही है। तो 2005 में आपका संशोधन आया, 311A लाई गई। 311A क्या था कि आप कई बार जो डॉक्यूमेंट्री अपराध होते हैं, दस्तावेजों के संबंध में अपराध होते हैं, तो उनमें दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जाती है, या तो कुछ उसमें लिख दिया जाता है और किसी के दस्तखत कर दिए जाते हैं। तो अब इसकी जांच करानी पड़ेगी, तब तो हम मामला साबित कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन को कि मान लीजिए कि रामलाल थे, रामलाल के नाम का दस्तखत श्यामलाल ने कर दिया, रामलाल कह रहे हैं कि मेरे दस्तखत है नहीं, पर इतने से तो बात बनेगी नहीं, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है स्पेसिमेन नमूना लेके। तो अब जब स्पेसिमेन नमूना लेंगे तो हमें आरोपी से फिर श्यामलाल से रामलाल लिखवाना पड़ेगा। आपको ये ना भेजना है कि आरोप क्या है कि श्यामलाल ने रामलाल के दस्तखत कर दिए, तो आपको अब श्यामलाल से रामलाल नाम लिखवाना पड़ेगा। तो अब श्यामलाल मना कर दे रहे हैं कि हम नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे, तो 311A वो उपाय देती है कि यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कहां से कब आया ये, तो 2005 में आया, और किसको पावर है 311A की शक्तियां किसको मिलती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अन्वेषण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त है उसका अन्वेषण या अन्य कार्यवाही के लिए नमूना या हस्ताक्षर लिया जाना जरूरी है। कोई व्यक्ति अभियुक्त है और उसका अन्वेषण के दौरान नमूना या हस्ताक्षर लिया जाना जरूरी है, तो कोर्ट आदेश कर देगा ऐसे व्यक्ति को कि आप अपना नमूना या हस्ताक्षर पुलिस को दीजिए या जिस भी एजेंसी को जरूरत है उसको दीजिए, और फिर ऐसा व्यक्ति बाध्य होगा कि वो नमूना और हस्ताक्षर करे। तो ये पावर कोर्ट को मिलती है, तो किस मजिस्ट्रेट को मिलती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को मिलती है। किस बात के लिए है कि वो नमूना या हस्ताक्षर देने के लिए किसी भी अभियुक्त को आदेशित कर सकता है और अभियुक्त को फिर देना पड़ेगा।
इसका जो प्रोविजो है वो समझ से परे है, वो क्यों जोड़ा गया है, या तो विधायिका की आशय तक अभी पहुंचा नहीं जा सका है, या फिर अनुपयोगी है। प्रोविजो क्या कहता है कि परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान या किसी कार्यवाही के संबंध में गिरफ्तार न किया गया। मतलब 311 की शक्तियां मजिस्ट्रेट को, जेएमएफसी को उपयोग करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को मैं आदेशित कर रहा हूं उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है नहीं। यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब ही 311 एक ही शक्तियों का उपयोग करके अन्वेषण के दौरान नमूना के लिए आप आदेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये असहज समझ में नहीं आ रहा है, पर प्रश्न आए तो आपको अभी लिखना पड़ेगा कि 311 के लिए क्या अभियुक्त का गिरफ्तार होना जरूरी है, तो अभियुक्त का गिरफ्तार होना 311 के लिए जरूरी है। 312 हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि 312 में जो साक्षी आते हैं उन साक्षियों का किराया लगता है, भाड़ा लगता है। जबलपुर का आदमी था, आपने उसको सतना में बयान देने के लिए बुला दिया, तो वो अपना काम भी छोड़ के आ रहा है और किराया भाड़ा भी लगा के आ रहा है। तो 312 कोर्ट को ये पावर देती है कि यदि राज्य सरकार ने इस बारे में नियम बनाए हैं, ये राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर है 312, कि यदि राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं कि साक्षियों को पैसा दिया जाए, तो फिर उन नियमों के अनुसार कोर्ट राज्य सरकार को पैसा देने के लिए आदेशित कर सकती है। तो आदेशित कौन करेगी? कोर्ट करेगी। नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और भुगतान भी किसको करना है? राज्य सरकार को करना। तो राज्य कोर्ट को ये आदेश देने की शक्ति कब मिलती है? राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन। यदि राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं तभी कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। और यदि राज्य सरकार ने एक बार नियम बना दिए, राज्य सरकार ने कहा है कि हम साक्षियों को पैसा देंगे, तो फिर कोर्ट आदेश करेगी अब आप पैसा दीजिए इसको। तो आदेश कोर्ट का है, नियम राज्य सरकार बनाएगी और भुगतान भी राज्य सरकार को करना। 314 आ जाए। 314 ये सारे प्रावधान आपको ट्रायल में मिलेंगे, इसलिए जब ट्रायल में जाने से पहले इन प्रावधानों से परिचित हो लीजिए। नहीं वहां आएगा कि बहस करेगा तो आप जानेंगे नहीं कि बहस कहां पर प्रावधान है, कैसे बहस रेगुलेट होगी। तो 314 बहस की बात करता है, इसमें मौखिक बहस और मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट दोनों शामिल है। मतलब मौखिक बहस और लिखित बहस दोनों शामिल है। मौखिक बहस के लिए बताता है कब आप करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन है या आप डिफेंस है, तो मौखिक बहस कब करेंगे? कहता है अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात। आप प्रोसिक्यूशन है, आपका साक्ष्य समाप्त हुआ, अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात आप संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकते हैं। डिफेंस है, आपका एविडेंस समाप्त हुआ, आप अपने एविडेंस के बाद संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकते हैं। ठीक। लिखित बहस कब करेंगे? इस जो मौखिक बहस की समाप्ति के पूर्व, मौखिक बहस की समाप्ति के पूर्व आप यदि कुछ लिखित में पेश करना चाहते हैं तो आप लिखित में पेश कर सकते हैं। मौखिक बहस समाप्त होने के बाद नहीं, मौखिक बहस की समाप्ति के पूर्व यदि आप कुछ लिखित में पेश करना चाहते हैं तो वो भी पेश कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कानून ये चाहता है कि आप मौखिक रूप में ही बहस करें। लिखित बहस साथ में जोड़ दिया गया है और अमूमन होती भी नहीं है कोर्ट के सामने, ज्यादातर मौखिक बहस का ही उपयोग होता है। तो मौखिक बहस कब करना है? जब जिस पक्षकार का साक्ष्य समाप्त हो गया वो पक्षकार मौखिक बहस कर सकता है, और उसके मौखिक बहस समाप्त होने से पहले चाहे तो अपनी चीजों को लिख कर भी दे सकता है। जब आप लिख कर देंगे अपनी चीजों को तो स्वाभाविक है दूसरे पार्टी को कॉपी देनी पड़ेगी, तो उसको कॉपी देनी पड़ेगी। फिर आ जाएं कि क्या कोर्ट को 314 की उपधारा 4 से प्रश्न आते हैं कि क्या कोर्ट के पास ये पावर है? आप सुने कि वकील साहब लंबो घंटों बहस कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे चल रहे हैं, क्या कोर्ट सुनती रहेगी? आप कुछ भी बोलते रहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। 314 की उपधारा 4 है, वो कोर्ट को ये पावर देती है कि आप मौखिक बहस को, यदि वो संक्षिप्त नहीं है, कोर्ट के पास ये पावर है। पावर क्या है? आपको वकील साहब को क्या अधिकार है कि आप संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकते हैं। अब यदि आपकी बहस संक्षिप्त नहीं तो कोर्ट क्या सुनता रहेगा? कोर्ट को 314 की उपधारा 4 ये पावर देती है कि कोर्ट ऐसी बहस को रेगुलेट कर सकता है, विनियमित कर सकता है। फिर हमने कल एक प्रावधान पढ़ा था 309 स्थगन। तो एक वहां पर अपवाद था कि यदि आप दंड के प्रश्न पर कुछ बताना है तो उसके लिए स्थगन नहीं मिलेगा। उसी तरह यदि आप कुछ लिखकर पेश करना चाहते हैं, आप कोर्ट से चाहें कि साहब हमने मौखिक बहस कर दी है, हमको एक पेशी दे दिया जाए, हम अगली पेशी पर लिखित बहस कर देंगे, तो उसके लिए स्थगन नहीं दिया जाएगा। लिखित बहस पेश करने के लिए स्थगन नहीं दिया जाएगा। तो 309 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। समय देखते रहिएगा, हमें थोड़ा सा आज निकलना था।
हिस्से से। 317 कर लेते, 317 देख लेते हैं। 317 की कई बार चर्चा भी हुई है कि एक प्रावधान मिला था, जो एक हमने पहले ही पढ़ा था कि फेयर ट्रायल का ये भाग है कि एक्यूज्ड को सारी प्रोसीडिंग में उपस्थित रहना चाहिए, सारी प्रोसीडिंग हो रही है एक्यूज्ड की उपस्थिति में। तो एक जगह छूट मिलती थी 205 में कि जहां पर कोर्ट ने समन इशू कर दिया है वहां आपको कोर्ट छूट दे सकता है, और फिर लेटर स्टेज पर किसी भी प्रकरण पर कोर्ट आपको 317 के तहत आपकी पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है। पर कब देगा और क्यों देगा? तो दो परिस्थितियां हैं इसमें 317 में कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके सामने जो मामला चल रहा है उसमें आपके पर्सनली बहुत ज्यादा हाजिर होने की जरूरत नहीं। कोर्ट को लगता है, कोर्ट के सामने जो मामला है, जो परिस्थितियां हैं, उन मामला से परिस्थितियां से कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप पर्सनली हर पेशी पर हाजिर रहें, ऐसी जरूरत नहीं है। और आपके वकील साहब हाजिर रहते ही हैं, आप पर्सनली हाजिर नहीं रहेंगे और आपके वकील साहब रहेंगे तो कोर्ट का काम चल जाएगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप बार बार आते हैं कोर्ट के सामने और अनावश्यक कुछ ना कुछ अवरोध पैदा कर देते हैं। तो अब कोर्ट क्या करे, आपके ऊपर रोज नए मुकदमे करता रहे, या दूसरी चीज करे कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होइए, हमारी प्रोसीडिंग चलती रहेगी, हम आपको छूट देते हैं। तो दो परिस्थितियां हैं, एक तो कोर्ट को लगे कि आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, तब कोर्ट आपको छूट दे सकती है, या दूसरी आप आते हैं और कार्यवाही में बार बार विघ्न डालते हैं, तो फिर कोर्ट आपसे ये गारंटी लेगी कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होइए, हम आपको आपकी जरूरत नहीं है। तो दो परिस्थितियों में कोर्ट छोड़ सकती है। हाँ, बाद में यदि कोर्ट को लगा कि आपको तो पहले छूट दे दी गई थी, आपके अधिवक्ता ने भी आना बंद कर दिया, आप बदमाश आदमी थे, पहले खुद छूट ले ली, फिर वकील साहब को पैसा देना बंद कर दिया, तो वकील साहब भी आना बंद कर दिए, तब फिर कोर्ट क्या करेगा? तो फिर 317 के तहत कोर्ट को यह भी पावर है कि वो आपकी पर्सनल प्रेजेंस को सुनिश्चित कराने के लिए आपको वारंट आरंट भी जारी कर सकता है। या कोर्ट को लगता है कि नहीं, यहां पर आपकी उपस्थिति जरूरी है, तो भी कोर्ट आपके 317 के एग्जामिनेशन को खत्म कर सकता है। तो 317 का प्रावधान था। प्रश्नोत्तर के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हमको आज निकलना था, तो अगले सेशन में प्रश्नोत्तर आज वाले भी ले लेंगे।